हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार एवरीवन स्टडी में। तो चलिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहा था, जिसमें हम बता दिया था गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और उसके नियम भी क्या होता है, और जी का मान भी बता दिया था, और जी के विभिन्न मान कहाँ कहाँ क्या होता है वो भी हमने बता दिया था। और आज बताने वाला है आगे, जो आप देखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम सेशन की ओर। तो आगे क्या देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व, ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, ग्रेविटी या गुरुत्व पढ़ते हैं। गुरुत्व ग्रेविटी देखते हैं, ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है। तो ग्रेविटी के ये होता है कि जैसे देख लेते हैं कि जब दो पिंड है, ठीक है, दो पिंड है, तो दो पिंड के बीच आप लोग जानते होंगे एक आकर्षण बल काम करता। क्या काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। तो उसमें से एक अगर पृथ्वी है तब उसी को क्या बोलते हैं, उसके बीच अगर आकर्षण बल काम कर रहा तो उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। उसमें एक पृथ्वी अर्थ होना जरूरी है, एक कोई भी पिंड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक उसमें क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तब उसके बीच जो आकर्षण बल काम करता है तब ना वो अपने की ओर खींचती है। जैसे पृथ्वी अपने किसी पिंड को या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनके परिभाषा क्या होता है। गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिस बल से वह अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, और जिस बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसी बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आयोग इसमें एक अर्थ होना जरूरी है, दूसरा कोई भी बल कोई भी पिंड हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला जो होगा जो क्या होगा, एक अर्थ होना जरूरी है, तभी वह गुरुत्व कहलाएगा। और जी का मान क्या होता है? जी का मान हम लोग पढ़े थे 9.8, पिछली क्लास में भी हमने बताया था, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और बड़ा अब देखिए, कभी कभी कंफ्यूज ये होता है कि बड़ा जी और छोटा जी में अंतर क्या है, कभी कभी भुला जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, बड़ा जी का मान हमने बताया था कि 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ठीक है, ये कैपिटल जी का मान है। क्या है? अब स्मॉल जी का मान देख लेते हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए ये जो कैपिटल जी का मान होता है ना, जो नियत रहता, हर जगह समान रहता, आप कहीं भी ले जाइए उसका मान हर जगह बराबर होगा। ध्रुव पर ले जाइए, पोल पे ले जाइए, इक्वेटर पर ले जाइए, पृथ्वी पर लाइए, कहीं भी ले जाइए, उससे इसका मतलब नहीं है, हर जगह इसका मान क्या होता है, बराबर होता है, नियत होता है। ठीक है, और एक जी का मान होता है जो आपके मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि जी का मान अगर पोल पे ले जाइएगा तो अधिकतम होगा और इक्वेटर पे ले जाइएगा तो क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस समय भी बताया था कि ये होता है, देखिए सॉरी ऐसे नहीं, इसको ऐसे पार लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या होगा, इसका जो त्रिज्या होता है कम होता है, इसका त्रिज्या अधिक होता है। यही इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर क्या होता है, दूरी अधिक होने के कारण क्या होता है, जी का मान कम जाता है। ठीक है ना, यहाँ से इस दिशा की ओर जाएगा तो जी का मान कमेगा, अगर यहाँ से इस दिशा की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ेगा। इसीलिए ध्रुव पर, पोल पर क्या होता है, अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जी का मान क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि बड़ा जी और छोटा जी में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, आशा करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या, अब चलते हैं, आप एक और सुने होंगे कि जब लिफ्ट पर
कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो ऊपर या नीचे जाने पर उसका मान घटता है बढ़ता है, ठीक है। तो आज उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए हर एग्जाम में मिलता है, या रेलवे में तो अवश्य एकदम एक क्वेश्चन उससे मिलेगा आपको। तो चलते हैं उसको आज देख लेते हैं कि क्या होता है। 3-4 पॉइंट है, वो 3-4 पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं। देखिए अब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में परिवर्तन क्या होता है, कैसे कैसे पिंड लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसे कार्य करता है, जो देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए पहला क्या है, पहला है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार अधिक हो जाता है। यानी कि जब जैसे जैसे पिंड ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की ओर मोशन करेगी, तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, अधिक होता है। आप भी अनुभव करते होंगे जब किसी लिफ्ट पर या किसी ऊंचाई पर अगर ऊपर की ओर जाते होंगे तो आप अनुभव करते होंगे कि लिफ्ट या कोई भी सामान अगर ऊपर की ओर जाता है तो उसमें स्थित भार जो होता है, अगर ऐसे भी आप साधारण मॉल में आप लोग जाते आते होंगे तो देखते होंगे, लिफ्ट पर चढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर की ओर मोशन करता है तो जो लिफ्ट में स्थित आदमी होता है, वस्तु होता है, उसका भार क्या होता है, अधिक होते जाता है। अनुभव करते होंगे। वही कह रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। उसी तरीके से जैसे जैसे नीचे आता है तो क्या होता है, आप देखते होंगे उस समय भी कि अगर नीचे उतर रहे होंगे तो उस समय क्या होता है, पिंड उसमें जो लिफ्ट में स्थित पिंड होता है उसका भार क्या होता है, न्यूनतम होता है, कम होते जाता है जब नीचे की ओर आता है तब, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं आगे देखते हैं। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तब लिफ्ट में स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब इसमें तीसरा नियम में ये है कि तीसरा में ये कह रहा है कि जब कोई पिंड है या कोई लिफ्ट है, लिफ्ट में स्थित पिंड है जो एक समान गति से ऊपर या नीचे, मतलब कि उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो जब एक ही चाल से ऊपर जाए या नीचे जाए तो उसमें स्थित पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको पिंड में भी अगर 50 किलो के है तो 50 किलो के ही अनुभव होगा ऊपर भी जाते समय या नीचे जाते समय, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। यानी कि चौथा में कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई पिंड अगर नीचे उतरते समय लिफ्ट नीचे उतर रहा है और एकाएक डोरी उसको क्या हो जाए, टूट के नीचे गिर जाए, तो उस स्थिति में होता है वह भारहीनता कहलाता है। क्या कहलाता है, भारहीनता। यानी कि आपको उस समय महसूस होगा कि उसको कोई भार है ही नहीं, ठीक है, वह मुक्त पिंड की भांति नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में। तो देखिए इसको याद करने का कैसे याद किया जा सकता है। इसको याद करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ऐसे याद रखिए कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किसी मॉल में गए, बड़े बड़े मॉल में जाते होंगे तो आप अति पर लिफ्ट पे चढ़ते होंगे, तो याद रखिए कि जब लिफ्ट पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है तो हमको भार भी लेकर के ऊपर जाता है तो क्या होता है, भार अधिक होगा। नीचे की ओर जाता है तो भार नीचे जाते समय क्या होता है, कम होता है, ठीक है। एक डोरी टूट जाता है तो क्या मुक्त स्थिति में गिरता है, मुक्त भारहीनता की स्थिति में गिरता है। इसी तरीके से क्या इसे याद रखा जा सकता है, जब पिंड एक समान चाल से ऊपर या नीचे जाता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से याद रखा जा सकता है, ठीक है। अब 2-3 बार अगर बोलिएगा ना तो सारा याद हो जाएगा, ठीक है। खाली बस सारा, अब देखिए कभी याद कीजिएगा तो रटिएगा नहीं, बस दिमाग लगा करके उसको क्या होगा, समझिएगा। पहले समझिएगा, समझने से आप एक बार समझ जाइएगा तो किसी चीज़ को आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। कभी किसी चीज़ को भूलिएगा नहीं, और नहीं समझ में आएगा तो आप हर चीज़ को भूल जाइएगा, हर चीज़ आपको याद नहीं रहेगा, चाहे जितना भी आप आज पढ़िएगा कल भी याद रहेगा, परसों आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इतना तक के भाई को, हम सब भाई को, बहना को, सबको बता देते हैं, दोस्तों को, कि इतना समझा देते हैं कि मतलब कि वह भूलने का नाम ही नहीं लेगा,
जब बढ़िया से दिमाग को एक जगह केंद्रित करके अगर पढ़ ले तो भुलाने का इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे देखते हैं ग्रहों के गति के नियम क्या होता है। पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या, उपग्रह सैटेलाइट पढ़ लेते हैं। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे इस सन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सन हो गया, तो देखते होंगे सन के जैसे चक्कर लगाता है कोई भी ग्रह, अगर चक्कर लगा रहा है तो इसको क्या हो गया, ये इसका ग्रह हो गया। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से ग्रह, ये क्या हो गया, ग्रह हो गया। ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ग्रह है, क्या है, ग्रह है। ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलते हैं अब क्या, केपलर के नियम। केपलर ने 3 नियम दिए थे, बारी बारी से तीनों नियम के हम लोग समझते हैं कि केपलर का तीनों नियम क्या है। ठीक है, तो केपलर ने पहला नियम दिया था। केपलर का पहला नियम क्या था, हेडिंग दे दीजिए, केपलर का नियम। ग्रह संबंधित केपलर ने 3 नियम दिया था। ठीक है, पहला नियम दिया था क्या, कि सूर्य है ना, जो वृत्ताकार कक्षा में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य क्या है, वृत्ताकार, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या, वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी कि ये सूर्य है, अभी बताएं कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह है जो क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार। यानी कि ऐसा नहीं होगा, देखिए इसको पार के हम लोग बताते हैं। वृत्ताकार कहने का मतलब इस तरीके से, क्या हो गया, सन हो गया। ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ग्रह, क्या लगा रहा है, ये मान लीजिए ग्रह है, क्या, ग्रह है, ग्रह चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और ग्रह के फोकस बिंदु पर कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य होता है जो क्या होता है, ग्रह के फोकस बिंदु पर होता है। यही केपलर ने पहला नियम में दिया था कि जो सूर्य के चारों ओर क्या होता है, ग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, और जो सूर्य होता है जो ग्रह के फोकस बिंदु पर होता है। पहला नियम में यही कहा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षा में ग्रह जो चक्कर लगाता है, यही केपलर का प्रथम नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम देखते हैं क्या है। द्वितीय नियम में प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है जो क्या होता है, नियत होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग होता है जो क्या होता है, नियत होता है। केपलर ने दूसरे नियम में दिया था, क्या दिया था, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। क्या होता है, दूसरा में क्या दिया था, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। ठीक है, क्षेत्रीय वेग नियत होता है। इसको में केपलर ने दूसरा नियम क्या बताया था, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता। इसके कहने का मतलब ये तात्पर्य हुआ कि जो ग्रह सूर्य से, पृथ्वी से उतनी ही दूर है, पृथ्वी से जितना दूर है वह उतने ही उसका परिक्रमण काल क्या होगा, अधिक होगा। और जो सूर्य से, पृथ्वी से जितने नजदीक है उसका परिक्रमण काल क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि स्पीड उसका अधिक होगा। ठीक है, केपलर ने दूसरा नियम दिया था कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या होता है, नियत होता है। प्रत्येक क्षेत्रीय
वेग उसका होता है प्रत्येक ग्रह का जो क्या होता है नियत होता है। इसके कहने का तात्पर्य ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह सूर्य से जितना ही दूर पर है उसका परिक्रमण काल क्या होगा उतना ही अधिक होगा। जितना दूर पर है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, और जो जितने नजदीक में उसका परिक्रमण काल क्या होगा अधिक होगा, यानी कि उसका वेग परिक्रमा करने की जो वेग होगा उसका अधिक होगा। जैसे आपको देख यहाँ समझाते हैं देख करके क्या होता है, ठीक है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि सन है, ठीक है, सन है, तो मान लेते हैं सबसे नजदीक, आपको पता होगा कि सबसे नजदीक कौन होता है बुध होता है। क्या होता है बुध ग्रह है जो सबसे सूर्य के सबसे नजदीक है, ठीक है। अब सबसे नजदीक कौन है बुध है, और सबसे अधिक दूरी पर कौन है वरुण है। कौन है वरुण है, जुपिटर है, क्या वरुण है, नेपच्यून है, नेपच्यून, वरुण को क्या बोलते हैं नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है, नेपच्यून बोलते हैं वरुण को, ठीक है। तो देखिए बुध है जो बुध सन को कितना सबसे नजदीक में है, सबसे नजदीक में है, तो इसका परिक्रमण काल कितना दिन का होता है 88 दिन में, 88 डेज में यह परिक्रमा अपना सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। कौन बुध है, जबकि यह 165 डेज इसका लगता है। क्या लगता है 165 वर्ष लगता है, डेज नहीं वर्ष लगता है, वर्ष लगता है, एयर लगता है। क्या लगता है एयर लगता है। बुध है जो 88 दिन में सन का परिक्रमा कर लेता है, लेकिन वरुण कितना दिन लगता 165 वर्ष लगता। क्यों, क्योंकि इसका अभी बताएं कि केपलर ने दूसरे नियम में क्या दिया था कि क्षेत्रीय वेग प्रत्येक ग्रह का क्या होता है नियत होता है, यानी कि इसका बुध का जो जैसे जैसे उसकी सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी उसकी परिक्रमण काल क्या होगा बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी कि उसका समय परिक्रमण काल का समय होगा जो क्या होगा अधिक लगेगा, ठीक है, अधिक लगेगा। और जैसे जैसे हुआ सूर्य के नजदीक आता जाएगा उसका परिक्रमण काल क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि परिक्रमा करने की जो समय होगा वह कम हो जाएगा, ठीक है। वह सबसे अधिक समय सबसे कम समय में क्या होगा सूर्य का परिक्रमा कर लेगा, यानी कि वेग बढ़ जाएगा, जो जितना दूर रहेगा उसका वेग कम जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ सीधा सीधे आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल ये याद रखिएगा कि जो सूर्य से जो जितना नजदीक होता है उसका वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़े जो नजदीक रहेगा उसका वेग क्या होगा बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा समय कम लगेगा, और सन से जितना दूर रहेगा उसका वेग घटेगा, और वेग घटने का मतलब क्या हो आप समझ ही रहे हो, उसका समय क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलते हैं आगे थर्ड लॉ की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है, देखिए तीसरा नियम में क्या कहता है, ये मान लेते हैं क्या है सूर्य है, ठीक है, ये क्या है सूर्य है, सूर्य है। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं एक ग्रह, फर्स्ट ग्रह यहाँ है, सेकंड ग्रह यहाँ है, ठीक है। तो इसका जो त्रिज्या होगा T1 T2 T2 R2 R1 क्या होगा R1। तो तीसरा में एक कहा था केपलर कि जैसे देखिए पहले आवर्तकाल समझिए, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल जितने समय में सूर्य के परिक्रमा करने में कोई ग्रह का जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, उसी को हम T से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं T से डिनोट करते हैं, यानी कि किसी भी ग्रह का जो समय लगता है किसका सन के परिक्रमा करने में, यानी कि सन को परिक्रमा करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं हम आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या कितना है R2 है, इसका R1 है दूरी, ये क्या है दूरी मान लिए, क्या मान लिए दूरी मान लिए। तो इसको में कहा गया था जो आवर्तकाल का जो
वर्ग होता है ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, R2 का Q होता है। क्या होता है, R2 R का Q होता है। क्या होता है, R का Q होता है। ठीक ना, इसका मतलब कि ये दूरी हो गया, ये दूरी होगा, दोनों को अलग अलग दूरी होगा, दो ग्रह है उसका अलग अलग दूरी हो गया। तो जो आवर्तकाल होता है ना, उसका दूरी का क्या होता है, घन Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, यानी कि आवर्तकाल बढ़ेगा तो उसका दूरी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरे नियम में ये कहा गया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे प्लाइन वेग। प्लाइन वेग क्या होता है आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्लाइन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होता है। अब इसके वेलोसिटी के मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है इसके वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी तो आप लोग नाम सुने ही होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन पता ना कि आपको समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। मैं यहाँ समझाने का कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप प्लाइन वेग आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्लाइन वेग इसके वेलोसिटी क्या होता है। प्लाइन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे पृथ्वी के सतह से कोई पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब वह पृथ्वी पर वापस लौट कर कभी नहीं आता। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाइन वेग बोलते हैं। ठीक है, इसके वेलोसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से कोई भी पॉइंट में, कोई भी दिशा में आप फेंक दीजिए पृथ्वी से, तो वह इतना वेग से फेंकिए, वह न्यूनतम वेग से फेंकिए, कम से कम वेग में फेंकिए कि वो अगर यहाँ से फेंकने के बाद वह यह पृथ्वी के क्या सतह से पार कर जाए, तो वह पुनः वापस पृथ्वी पर लौट करके कभी ना आए। उसी को क्या बोलते हैं, प्लाइन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि प्लाइन वेग का जो मान होता है कितना होता है। ठीक है, देखते हैं प्लाइन वेग का मान कितना होता है। प्लाइन वेग के मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि हमको कहने का मतलब ये हुआ है, आपको बताने का मतलब ये हुआ कि अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से या उससे अधिक गति से आप अगर फेंकते हैं, तब वह पृथ्वी के सतह पर किसी भी दिशा में फेंकते हैं तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या होगा, पार कर जाएगा। वह पृथ्वी पर कभी भी वापस लौट के दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, अगर इससे कम देते हैं तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। यानी कि कम से कम कितना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड देना या उससे अधिक दीजिएगा। तो कभी कभी कोई दोस्त बोलेंगे कि सर जब हम अगर 14 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकेंगे तब क्या होगा। अरे आप इतना समझिए कि कम से कम न्यूनतम दूरी इतना होना चाहिए, इतना से कम नहीं होना चाहिए। इससे तो ये क्या, 14 किलोमीटर प्रति सेकंड अधिक है, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति सेकंड अधिक है, तो यानी कि इससे भी आप फेंकिएगा तो क्या, वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। ठीक है, इससे भी नहीं आएगा क्योंकि इससे तो कहीं अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो 14, 11 इससे कम ना है, ये ज्यादा है, तो यानी कि इससे भी फेंकिएगा तो आप गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा। एक और पूछता है आपसे चंद्रमा का, किसका, ये क्या हो गया, पृथ्वी के बताएं प्लाइन वेग, और चंद्रमा का आप पूछेगा, चंद्रमा यानी कि मून पर, तो मून पर कितना होता है, मून पर होता है 2.83 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन आरपीएफ में आया हुआ है। ठीक है, आरपीएफ में आया है, जो पिछला आरपीएफ हुआ था उसमें आया हुआ है। ठीक है, चंद्रमा पर पूछा था कि चंद्रमा पर मून पर जो प्लाइन वेग होता है जो कितना होता है, तो आपको क्या बोलना है, 2.37 होता है। इसको बढ़ा कर क्या कर दिया, 8 कर दिया, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, पहला तो ये रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये आरपी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्या रखना है कि पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा का प्लाइन वेग कितना होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता। तो आपको यहाँ अब आपको आशा करता हूँ कि सारा कंटेंट जितना भी कंटेंट बताया वो बेहतर होगा और समझ में सभी लोग को आया होगा। तो आज ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण आज समाप्त हुआ। अगला चैप्टर लेकर आएंगे लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। आप इंतजार कीजिएगा, मैं कल लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।